जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारी आज की पहली खबर क्या है। लेकिन उससे पहले देखेंगे हमारा आज का विचार। रातों की नींद उड़ाकर जो सपने सजाता है, सफलता उसी के कदमों में खुद ब खुद आता है। आप अगर आज रात को जी भर के सोते हो तो जाहिर सी बात है कल आपको मेहनत करने के लिए जागना पड़ेगा, और कल जो आप जागोगे वो बहुत लंबा होगा। तकरीबन 35 से 40 साल तक जागना पड़ेगा। और अगर आज आप लोग रातों को जाग जाते हो तो मात्र 2 से 3 साल जागना पड़ेगा, या हो सकता है पहले साल में ही आपको सफलता मिल जाए और पूरी जिंदगी आपको ऐश से सोना मिलेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आज आप मेहनत करो ताकि आपका कल बहुत आराम से गुजरे, कल बहुत सुखमय तरीके से गुजरे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का न्यूज क्या कहता है। पहला, तो सबसे पहले आप देखो कि बच्चों, पीएम राहत स्कीम लॉन्च किया गया है एक सेवा तीर्थ से। तो सेवा तीर्थ का मतलब क्या है? पीएमओ जो आपका है, प्रधानमंत्री ऑफिस जो है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, इसका नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ये आपको मैं पिछले सेशंस में पढ़ा चुका हूं, है ना बच्चों? पढ़ा चुका हूं, आप लोग ये बात याद रखना। अब यहीं से अनाउंसमेंट किया गया है क्या, एक स्कीम का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राहत राहत स्कीम। ठीक है बच्चों, राहत स्कीम का लॉन्च किया गया है, राहत स्कीम। अब ये राहत स्कीम क्या है? आप लोग अक्सर देखते हो कि सड़कों पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका इलाज इमीडिएट नहीं मिल पाने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जो पहला 1 घंटा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। ठीक है, पहला जो 1 घंटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। अगर इस गोल्डन आवर के अंदर में उस बंदे को ट्रीटमेंट मिल गई, इलाज मिल गया, तो जाहिर सी बात है वो बच सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन नहीं दिया गया तो तकरीबन 50 से 60% ऐसे लोग होते हैं एक्सीडेंट केस वाले जिनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो राहत स्कीम चलाई जा रही है, इसी तरीके की मृत्यु को रोकने के लिए, इसी तरीके के एक्सीडेंट्स में हो रहे मृत्युओं को रोकने के लिए लाई गई है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब क्या होगा, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वहां पे खड़े कोई भी व्यक्ति 112 नंबर पे कॉल कर दे, 112 नंबर पे कॉल कर दे, तो एक एम्बुलेंस आ जाएगी जो कि वहीं आसपास के हॉस्पिटल से होगी। ठीक है बच्चों, और वो उस व्यक्ति को लेकर के जाएगी। अगर इंसानियत के नाते आपको जाना है तो आप उस एम्बुलेंस में बैठ के जा सकते हो, वरना एम्बुलेंस तो अपना काम कर ही रही है। वहां पे जाके कोई फॉर्म नहीं भरवा जाएगा, और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उससे 7 दिन तक इलाज किया जाएगा, उसका 7 दिन तक इलाज किया जाएगा। और कितने रुपए का? तो 1.5 लाख तक का इलाज किया जाएगा, यानी कि इलाज उसको मुफ्त दिया जा रहा है। क्लियर है बच्चों, याद रखना। अब जो एक्सीडेंट के समय पे जो व्यक्ति ले जाता है, किसी को उठा के बचाने की कोशिश करता है, तो आमतौर पे आप लोग देखना लोग डरे हुए होते हैं कि पुलिस वाले उन्हीं से सवाल करेंगे कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, अटरम पटरम, तो लोग घबरा जाते हैं। तो सरकार ने उन व्यक्तियों को जो कि उन्हें उठा करके ले जाएंगे, एक बड़ा ही प्यारा सा टर्म दिया है, अच्छा राहगीर। क्या नाम दिया गया है बच्चों? अच्छा राहगीर टर्म दिया गया है। ठीक है बच्चों, याद रखना, अच्छा राहगीर एक जो है टर्म दिया गया है। तो अच्छा राहगीर क्या करेगा, इस तरीके के जो एक्सीडेंट वाले जो व्यक्ति हैं उनको उठा करके लेके जाएगा अपने साथ हॉस्पिटल में, और वहां पे उनका ट्रीटमेंट वगैरह ये बाकी डॉक्टर कर ही देंगे, है ना? अब इसके लिए पैसा आएगा, इसके जो पैसा आएगा उसके लिए एक फंड बनाया गया है। ठीक है, याद रखना, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया है, वहां से आएगा मोटर। ठीक है बच्चों, व्हीकल मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया है, एक्सीडेंट फंड बनाया गया है। ये जो फंड है यहीं से पैसा आएगा, और सरकार ये फंड सुनिश्चित करेगी कि इसमें अच्छा खासा पर्याप्त मात्रा में पैसा हो। अब इसमें पैसा कहां से आएगा बच्चों? तो इसमें पैसा आएगा जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं। अगर गाड़ी ठुकी है, जाहिर सी बात है इंश्योरेंस कंपनी भी होगी भाई, है ना, मोटर व्हीकल वाली। तो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनसे पैसा आ जाएगा। और जो अगर इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कोई बंदा ने मार के भाग गया, पता नहीं चला गाड़ी किसकी है कौन सी है ना, तो हिट एंड रन केस वाले में वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। ठीक है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। अब सवाल ये आता है कि सर कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे जेन्युइन एक्सीडेंट ही हो सकता है कोई इंसान अपने ही दोस्त से बोल दे कि भाई फटाफट मेरे को ना एक थोड़ा छोटा सा टक्कर मार दे,
और मैं गिर जाऊं, मुझे उठा के एक 112 पे कॉल कर दे, एक एम्बुलेंस आएगी, एक एम्बुलेंस लेकर के चली जाएगी। जाहिर सी बात है, होता ही है ऐसा, फ्रॉड की तो क्या ही करे आज की डेट में। तो फ्रॉड भी तो होगा ना। तो पुलिस वालों को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, देखिए सर, पुलिस वालों को 24 घंटे के अंदर अंदर, पुलिस वालों को बच्चों कितना, 24 आवर्स के अंदर अंदर ही पूरी रिपोर्ट पेश करनी है इन्वेस्टिगेशन की। क्लियर बच्चों? कितनी देर के अंदर? 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर, 24 घंटे, ठीक है, घंटे के अंदर अंदर क्या करना है उसको भाई, रिपोर्ट पेश करनी है। ठीक है, याद करना, रिपोर्ट पेश करनी है। किसको रिपोर्ट पेश करनी है? तो पुलिस को रिपोर्ट पेश करनी है कि भैया एक्सीडेंट हुआ था, नहीं हुआ था, या क्या मतलब तरीका से हुआ था, और कितना डैमेज हुआ है, कितना डैमेज नहीं, वो तमाम तरीके की जो रिपोर्ट है पुलिस पेश करेगी 24 घंटे अंदर अंदर। क्लियर बच्चों? याद रखना। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ से, जैसा कि मैंने बताया, जिसको पीएमओ हम लोग कहते थे, एक पीएम राहत, एक पीएम राहत जो स्कीम है लॉन्च किया गया है, उसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? राहत का याद रखना, राहत का फुल फॉर्म भी है, आर से रोड, ए से एक्सीडेंट विक्टिम, क्लियर पॉइंट, एच से हॉस्पिटलाइजेशन, ए से एश्योर्ड, टी से ट्रीटमेंट, राहत। जो पीएम राहत स्कीम लॉन्च किया गया है, सेवा तीर्थ से लॉन्च किया गया है, और 1.5 लाख का मैंने आपको बता दिया है, कैशलेस ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी कि जरूरत जाते ही आपको नहीं जमा कराना, 1.5 लाख तक का आपको मुफ्त यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? और ये सारा का सारा जो फंड जाएगा एमवीएफ से जाएगा। एमवीएफ का मतलब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर बच्चे? आते याद रखना। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया है। इंडिया का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इंडिया का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम बनाया जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय। क्या बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय, संस्कृति संस्कृति संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, संग्रहालय बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है भाई साहब? तो मथुरा में बनाया जा रहा है, मथुरा में। और मथुरा में कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो एक कॉलेज है, एक कॉलेज है, पंडित दीनदयाल कॉलेज है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, उपाध्याय उपाध्याय वेटरनिटी, ठीक है, साइंस कॉलेज, ठीक है, वेटरनिटी साइंस कॉलेज। ठीक है बच्चों, नॉट कॉलेज, साइंस यूनिवर्सिटी, यहीं पर ही बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? हमारे जो देश के जो लोग हैं मथुरा घूमने जाएंगे, तो यहाँ पे इन गायों को डेफिनेटली, हमारे जो देश में आजकल जो प्रचलन चल रहा है, सबसे ज्यादा हम लोग गाय को मानते हैं, है ना, कि गाय कहा जाता है गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नाम क्या दिया है? संस्कृति। नाम क्या दिया है? संस्कृति की, यानी हमारी धर्म से, संस्कृति से जोड़ा जा रहा है इसको, कि भैया हमारे धर्म में गाय को महत्व दिया जाता है, इसलिए हम लोग गाय पालन की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे गौ पालन इसलिए नहीं किया जा रहा कि हम लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे धर्म की बात, ध्यान से सुनना, धर्म की बात की जा रही है, वेरी गुड भाई साहब। ठीक है, धार्मिक बात हो रही है, वेरी गुड, ये तो सही बात है भाई साहब, धार्मिक बात हो रही है तो होएगी भाई साहब, धार्मिक है ना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आर्थिक बात भी हो रही है। आर्थिक बात का मतलब क्या है भाई साहब? यहाँ पे इकोनॉमी के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूध उत्पादन होगा, दूध उत्पादन होगा, जाहिर सी बात है पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जो जो लोग यहाँ पे काम करेंगे उनको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, है ना। उसके बाद आप देखोगे साइंटिफिक रिसर्च भी यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि अलग अलग ब्रीड भी बनाने की कोशिश की जाएगी। विद्यार्थी आके यहाँ पे पशुओं पे रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, रिसर्च करेंगे, अपना थीसिस लिखेंगे, तमाम तरीके की चीजें आप लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे गायों की ब्रीड की बात करें, तो गीर जो एक ब्रीड है, गाय की नस्ल है भारत की, ठीक है, उसके बाद साहिवाल है, साहिवाल है, ये भी एक ब्रीड है। उसके बाद थार परकर है, थार परकर है, ये भी एक ब्रीड है। ये तमाम तरीके की जो ब्रीड्स है ना, ये सब यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब देखते हैं क्या है। भारत अपना पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय विश्वविद्यालय में स्थापित करेगा, जो गीर, साहिवाल और थारपारकर जैसी गायों के संस्कृति, वैज्ञानिक और आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करेगा। साथ ही इसमें डेयरी पार्लर और संरक्षण जागरूकता भी होगी। डेयरी पार्लर का मतलब जैसे पूरा म्यूजियम है, संग्रहालय है, इसके आसपास में डेयरी पार्लर खोल दिया जाएगा, डेयरी पार्लर खोल दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना, डेयरी पार्लर खोल दिया जाएगा, है ना, ताकि यहाँ पे जो मिल्क के जो प्रोडक्शन है, मिल्क उत्पाद है, जो दूध के उत्पाद है, आइसक्रीम वगैरह हो गया, बटर वगैरह हो गया, सब कुछ यहाँ पे इस पार्लर में मिले। तो इससे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्धि मिलेगी हमारे भारतीय जो गौपालक है उनको। अगली न्यूज है बच्चों, चार्ल्स मैग्नस चार्लसन है, इन्होंने
पूरा 2026 का चेस 960 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो जीत लिया है। तो अभी मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने बच्चों याद रखना, मैग्नस कार्लसन, क्लियर पॉइंट, नाम याद रखना, मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, कार्लसन जो कि एक नॉर्वे के खिलाड़ी है, नॉर्वे के क्या है, चेस प्लेयर, नॉर्वे के शतरंज के खिलाड़ी हैं, यानी कि चेस प्लेयर हैं ये। इन्होंने अभी टाइटल जीत लिया है। कौन सा टाइटल? 2026 का टाइटल, और टाइटल का नाम क्या है? फीडे, फीडे वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया है इन्होंने, ठीक है, 2026 का। और कौन सा? तो चेस 960, चेस 960 इवेंट। अब चेस 960 इवेंट क्या होता है? ये पहली बार किया जा रहा है, चेस 960 इवेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार लेकर के आया गया है, यानी कि कहा जाए तो मैग्नस कार्लसन पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेस 960 में फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता। तो चेस 960 क्या होता है? चेस का वो गेम होता है जिसमें आप कहीं से भी चाल चल सकते हो। हर एक चेस के गेम में क्या होता है बच्चों कि एक चाल फिक्स रहती है, पहले हाथी चलेगा, पहले घोड़ा चलेगा, तरह तरह की चालें फिक्स रहती हैं। लेकिन 960 वाले में क्या होता है ना, आपको कोई चाल वाल नहीं दी जाएगी, आप कहीं से भी चाल चल सकते हो। तो इस तरीके का टूर्नामेंट तो होते थे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी तक नहीं होती थी। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप 960 चेस 960 में पहली बार किया गया, और यहाँ पे जीत कौन गए हैं? तो मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। और ये जीते कितने से हैं? जीते किससे हैं ये भी आपको बताते हैं, ठीक है, याद रखना। जीते फैबियाना करुआना से हैं, फैबियाना, ठीक है, याद रखना, फैबियाना या फैबियाना, फैबियाना, फैबियाना करुआना, ठीक है, करुआना, फैबियाना करुआना, 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 ठीक है बच्चों, याद रखना, फैबियाना करुआना, इससे जीते हैं। और 2.5 से लेकर 1.5 के बीच में स्कोर था, ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट से जीत चुके हैं। बात करते हैं ये मैच कहाँ पे हुआ है, तो ये मैच जर्मनी में हुआ है, ये मैच जर्मनी में हुआ है, ठीक है बच्चों, ये मैच आप लोग देखोगे कहाँ पे भाई साहब, तो जर्मनी में किया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चों याद रखना। और जर्मनी में आप लोग देखोगे कहाँ पे किया गया है, तो वेजन हाउस, वेजन हाउस में किया गया, वेजन हाउस, ठीक है, याद रखना, कहाँ किया गया है? वेजन, वेजन हाउस में किया गया है, वेजन हाउस में किया गया है ये मैच। क्लियर है बच्चों? ये पहला टूर्नामेंट था जो कि मैग्नस कार्लसन जीते हैं, लेकिन ओवरऑल बात किया जाए तो इनका ये 21वां 21st वर्ल्ड टाइटल था इनका, यानी कि 21वां वर्ल्ड टाइटल था ये, यानी कि इससे पहले 20 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। तो महान खिलाड़ी है डेफिनेटली, तभी तो इतना सारा इन्होंने मैच जीता है। तो मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है, वेसन हाउस जर्मनी में 2026 में फीडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, फेबियानो कोरियाना को 2.5 1.5 से हराते हुए अपना अपना फीडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल चेस 960 का खिताब इन्होंने हासिल किया। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला सवाल क्या आता है, ठीक है, मार्कर दूसरा देना। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों की अगला जो न्यूज आती है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड वेन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ यानी कि फिप्पी जिसको हम लोग फेडरेशन ऑफ इंडियन, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फिप्पी अवार्ड, फिप्पी अवार्ड ये दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी में। हमारे जो भारत के जो पेट्रोलियम या ऑयल से रिलेटेड जितने भी हमारे ये कंपनियां हैं उन सबको दिया जाता है, और इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कितना अच्छा प्रोडक्शन किया है। तो फिप्पी अवार्ड जो है, ठीक है बच्चों, फिप्पी जो अवार्ड है ये दिया जा रहा है 2025 का, ठीक है, ये 2025 का दिया जा रहा है, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर पॉइंट। और किसको दिया जा रहा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया जा रहा है, ठीक है बच्चों, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया जा रहा है, ठीक है, लिमिटेड को दिया जा रहा है, ठीक है, याद रखना, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया जा रहा है। अब ये कौन दे रहा है? तो फिप्पी अवार्ड फिप्पी के द्वारा दिया जा रहा है ना, किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है, जो हमारे ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ठीक है, ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है बच्चों, क्या नाम है इनका? हरदीप
सिंह पुरी नाम है, ठीक है, याद रखना, हरदीप सिंह पुरी नाम है, इन्होंने ये दिया है, ठीक है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो सीईओ वो चेयरमैन है, सीईओ एंड एमडी जो है, ठीक है, एमडी जो है, इनका नाम क्या है, रंजीत रथ, रंजीत रथ इन्होंने रिसीव किया है, रंजीत रथ इन्होंने रिसीव किया है। क्लियर है बच्चों, याद रखना। तो ये ओवरऑल पॉइंट आप देखोगे, ठीक है, कि ये अवार्ड दिया गया है किसको, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। और क्यों दिया गया है, किस कैटेगरी में दिया गया है, तो प्रोडक्शन के कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है, यानी कि क्या देखना, प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है बच्चों, क्या, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ पेट्रोलियम, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द ईयर, ठीक है, याद रखना, कंपनी ऑफ द ईयर प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है, कंपनी ऑफ द ईयर फॉर प्रोडक्शन, कंपनी ऑफ द ईयर, कंपनी ऑफ द ईयर फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मामले में दिया गया है, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन उत्पादन इसने बहुत ही बढ़िया किया है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी आप लोग देखोगे फिप्पी अवार्ड, फिप्पी अवार्ड याद रखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड 2025 दिया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड को। और ये अवार्ड दिया किसने है, तो ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हरदीप सिंह पुरी है उन्होंने दिया है। रिसीव किसने किया है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो सीईओ और एमडी हैं रंजीत रथ, इन्होंने ये अवार्ड दिया है। क्लियर है बच्चों, याद रखना है, सारी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला जो न्यूज आता है वो क्या है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स टू बिकम नेशनल म्यूजियम, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक राष्ट्रीय संग्रहालय बनेंगे। अभी देखिए दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है ना, उसका नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, दो बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, है ना, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आप लोग देखोगे, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, ठीक है बच्चों, और साउथ ब्लॉक। अब ये बड़े बड़े ऑफिस यहीं पर ही हुआ करते थे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया, ये हो गया, या फिर राष्ट्रीय भवन, कर्तव्य भवन वगैरह सब यहीं पर हुआ करते थे, है ना। तो अभी यहां से उन बिल्डिंगों को हटाकर एक नई नई बिल्डिंग बनाई गई, जैसे एक सेवा तीर्थ बात करें, है ना, सेवा तीर्थ साउथ ब्लॉक में था, सेवा तीर्थ साउथ ब्लॉक में था। इस सेवा तीर्थ का मतलब क्या है, आज का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहले हुआ करता था, और अभी उसको नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। अनाउंसमेंट बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन 13 फरवरी को ऑफिशियली ये बिल्डिंग पूरी शिफ्ट कर दी गई नई बिल्डिंग में। तो ये बिल्डिंग खाली हो चुकी है, तो इन बिल्डिंगों में क्या बनाया गया है, एक म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, एनबीएस भी लिख देता हूं मैं, आप लोग समझ जाना, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में क्या बनाया गया है, तो एक म्यूजियम बनाया गया है, याद रखना, और म्यूजियम का नाम क्या है बच्चों, ठीक है, युगे युगीन, ठीक है, नाम क्या है, युगे युगीन, ठीक है, युगे युगीन, युगे युगीन नेशनल, युगे युगीन भारत, भारत राष्ट्रीय म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, याद रखना, संग्रहालय, ये युगे युगीन भारत युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। इस संग्रहालय में हमारी आजादी यानी कि 1947 से लेकर के 2026 तक हमारे भारत ने क्या क्या अचीवमेंट किया, वो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पे बनवाया गया है, यानी कि औपनिवेशिक प्रशासन से लेकर के आधुनिक शासन तक का सब कुछ यहाँ पे संग्रहालय में दिखाई देगा, ठीक है। और इसका अनाउंसमेंट किसने किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। बना नहीं है अभी ये म्यूजियम, तो बनेगा, ठीक है, याद रखना, बना नहीं है अभी ये, बनेगा। क्लियर है पॉइंट, चलिए, तो आप लोग न्यूज देखेंगे, न्यूज क्या कह रही है आपकी, कि उत्तरी ब्लॉक और दक्षिणी ब्लॉक युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाए जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री का कार्यालय सेवा तीर्थ में स्थानांतरित होगा, जो औपनिवेशिक प्रशासन से आधुनिक शासन का संक्रमण को का प्रतीक है, यानी कि हमने अंग्रेजों के समय से लेकर के अभी तक कितना अचीवमेंट किया है, कितना हम लोगों ने अपना डेवलपमेंट किया है, क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, क्या क्या योजना नहीं बने, सब कुछ आपको यहीं पर ही दिखाई देगा। ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में सारे के सारे ऑफिस मिलेंगे। जो सेवा तीर्थ की मैं बात कर रहा हूँ ना बच्चों, सेवा तीर्थ जिसको शिफ्ट किया गया, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, एक तो पीएमओ देखोगे, ये वही पीएमओ है जहां पे अभी तक 16 प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कितने, भारत के 16 प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक सारे के सारे पीएम ने यहीं पर ही बड़े बड़े फैसले लिए हैं। अब देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी कि रूफटॉप योजना, ठीक है, सोलर रूफटॉप योजना, रूफ टॉप योजना, ठीक है बच्चों,
रूफ टॉप योजना यानी कि स्कीम, क्या नाम है इसका, हम लोग क्या बोलते हैं, पीएम सूर्य घर, पीएम सूर्य घर। दूसरा नाम क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना। ठीक है बच्चों, याद रखना, बिजली योजना। इसका जो 2024 में हम लोगों ने शुरू किया था, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 में शुरू किया था, तो 24 से लेकर के इसके 2 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, 2 साल इसके पूरे हो चुके हैं। अब इस 2 साल में पूरे हो चुके हैं, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि अभी टारगेट बहुत बड़ा लिया गया है, 2 लाख, 2 लाख सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का। 2026 में 2026 में जो टारगेट लिया गया है ना बच्चों, 2026 में जो टारगेट लिया गया है ना, कितना लिया गया है, 2 लाख। क्लियर अपन बच्चों, 2 लाख, 2 लाख सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन लगाने का। ठीक है, कैसे, पर मंथ, पर मंथ। ठीक है बच्चों, हर महीने 2 लाख सोलर पैनल लगाएंगे। जबकि जब 2024 में शुरुआत की गई थी ना, तो 8,000 सोलर पैनल का ही हम लोगों ने क्या किया था, एक टारगेट लिया था, जो कि पूरा हो गया। अभी यहाँ पे क्या कहा गया है, जो शुरुआत में क्या कहा गया था, टारगेट क्या रखा गया था कि 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ घरों में, 1 करोड़ घरों में, ठीक है, 1 करोड़ हाउसेज में, घरों में क्या हो जाएगा, 1 करोड़ घरों में क्या लगेगा, सोलर पैनल हम लोग लगवाएंगे। ये बताया गया था, सोलर पैनल लगवाएंगे 1 करोड़ घरों में अपन लोग लगवाएंगे। ठीक है बच्चों, और इसके लिए बजट कितना दिया गया था, 75,021 करोड़। ठीक है, इसके लिए बजट कितना गया था, दिया गया था 75,021 करोड़, 75,021 करोड़ इसके लिए बजट दिया गया था, याद रखना। और ये भी कहा गया था कि अगर तो 3 किलोवाट, 3 किलोवाट से ज्यादा अगर कोई बिजली बनाने का पैनल लगाता है, तो उसको कितना, 78,000, उसको कितना, 78,000, 78,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, और 300 यूनिट बिजली जो है उसको मुफ्त मिलेगी। ये तमाम तरीके की योजनाएं दी गई थी, ताकि एक प्रोत्साहन मिल सके हमारे आम नागरिक को, और जो सोलर पैनल लगाने के लिए लोग अप्लाई करें। और अभी देखिए, जिस तरीके सोलर पैनल लगाया जा रहा है, डेफिनेटली आने वाले समय में हमारा पूरा का पूरा देश बिजली का बहुत ज्यादा खर्चा बचा लेगा। बहुत सारे घरों में तो बिजली का जीरो बिल आता है भाई, जीरो बिल आता है। 300 यूनिट से ज्यादा खपत है नहीं, 300 यूनिट का तो मुफ्त बिजली बिल दे रखा है सरकार ने। और मान लीजिए 300 यूनिट से ज्यादा आपने उत्पादन कर लिया, जैसे मान लीजिए कि 400 यूनिट आपने उत्पादन कर लिया, ये भी एक पॉइंट है ना, तो सर मैं 300 यूनिट तक तो मेरे को फ्री मिल रहा है ना, तो मैं एक्स्ट्रा बिजली का क्या करूं, तो आपका एक्स्ट्रा 100 यूनिट बिजली है ना, वो सेव हो जाएगी, 100 यूनिट जो बिजली है ना, वो सेव हो जाएगी। यानी उसको आप अगले महीने इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि 100 जो सरकार ने ले लिया आपके 100 यूनिट की बिजली, नहीं, वो अगले महीने आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, क्रेडिट कर दी जाएगी अगले महीने आप लोगों को। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। लेजेंडरी उड़िया सिंगर, इनकी मृत्यु हो चुकी, तो ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है ना, इससे इससे सवाल आप लोगों से रेयर केस में पूछा जाएगा। चलिए बच्चों, ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। तो गीता पटनायक, गीता पटनायक जो कि उड़िया प्लेबैक सिंगर हैं, उनकी 73 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी कटक में ब्रेन स्ट्रोक से। ठीक है बच्चों, उड़िया यानी कि उड़ीसा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा संगीत इनके ये करती थी, उड़ीसा संगीत, यानी कि एक फोक सिंगर थी, एक फोक सिंगर थी, और जिनकी अभी मृत्यु हुई है। तो आप लोग नाम याद रखना, गीता पटनायक, ये बहुत ज्यादा इससे बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इनको अवार्ड वगैरह का भी कोई मेंशन नहीं, पूरा न्यूज़पेपर छान के देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो अवार्ड के बारे में कोई मेंशन नहीं है, मैंने बहुत सर्च किया, तो डेफिनेटली इनको इतने बड़े अवार्ड नहीं मिले जो कि एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जा सके। हाँ, एक प्रसिद्ध कलाकार जरूर थी, जिनकी वजह से ये काफी चर्चे में है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला, इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा, भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा हाई रहा है, सबसे ज्यादा ऊंचा रहा है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, थोक, ठीक है, याद रखना, हम थोक में चीजों को बेचते हैं, थोक में चीजों को बेचते हैं, यानी कि जैसे ट्रक के ट्रक सामान जाते हैं, जैसे मैं ये हुडी मैंने खरीदी है, तो मैं तो कस्टमर हूँ, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हुआ ना, ये तो है ना, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हुआ, सीपीआई हुआ, है ना, ये चल रहा है 2.75%, यानी कि महंगाई, थोक महंगाई जो है ना, थोक महंगाई, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है, थोक महंगाई। ठीक है, ये कितनी है, तो 1.81% चल रहा है फिलहाल अभी। तो पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स दिखाई देगी। और अभी तक क्या चल रहा है, 2011-12 का जो बेस ईयर चल रहा है, उसी के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, याद रखना।
तो अभी जनवरी 2026 में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी मुद्रास्फीति दिसंबर में 0.83% से बढ़कर 1.81% हो गई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। प्राथमिक वस्तुएं, और तीन तरीके से आप लोग देखना, तीन तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है मतलब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल्स होगी, प्राइमरी आर्टिकल्स हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखोगे दूसरा, यहाँ पर फ्यूल एंड पावर देखोगे, फ्यूल एंड पावर देखोगे, दूसरा फ्यूल एंड पावर देखोगे, ठीक है। तीसरा आप लोग देखोगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तीसरा आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तीन कैटेगरी में बांटा गया है इसको। तो प्राइमरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी वस्तुओं में 1.55% बढ़ोतरी हुई है महंगाई की, और मैन्युफैक्चरिंग में 2.86% की 86% की बढ़ोतरी हुई है। और फ्यूल में आप लोग देखोगे माइनस माइनस में गया है 4.01%। ये माइनस में गया है, बढ़ोतरी सिर्फ इसी में हुई है, फ्यूल और पावर में। यहाँ पे आप लोग इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं, उल्टी कीमतें कम हुई हैं। और ज्यादा ही कम इसलिए हुई हैं क्योंकि पेट्रोलियम वगैरह थोड़ा हम लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली स्कूटी, गाड़ियां, कार वगैरह सभी हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। तो आप देखोगे जो 10 सालों में पहली बार 1.81% होलसेल प्राइस इंडेक्स की महंगाई बढ़ी है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब फटाफट आप लोग देखें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आप सभी के लिए मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे आप लोगों के लिए ही बच्चों, क्योंकि आपको लोगों को ये इससे प्रैक्टिस हो जाती है ना। चलिए बच्चे, आगे देखते हैं। चलिए, आप लोग को एक एक चीज का आंसर देते रहना, एक एक चीज का आंसर आप लोग को देते रहना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, एंजॉय किया होगा। इसी तरीके का और भी बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।